हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। देखिए, 27 तारीख को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आज से ही, तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, अगर आप पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपकी 60 नंबर से पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वह हो जाएगा बुध, हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है। देखिए, समझते हैं। तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और सूर्य के सबसे करीब होने के कारण यह इसकी परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। और देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है। और शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। और पृथ्वी ग्रह, देखिए, पृथ्वी हमारा घर जहाँ जीवन है। और देखिए, मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह, देखिए, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और शनि, देखिए, शनि अपने खूबसूरत छल्लों रिंग्स के लिए मशहूर होता है। देखिए, अरुण ग्रह एक ठंडा और बर्फीला गैस होता है। और देखिए, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह होता है। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है भारत में? तो वह हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत में हरियाणा राज्य में स्थित है। देखिए, समझते हैं। देखिए, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। देखिए, इसकी खोज की थी, तो इसकी खोज, इस स्थल की पहचान सबसे पहले अमरेंद्र नाथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में की गई थी। और देखिए, इसका महत्व है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं। यहाँ से अन्नागार, मिट्टी के बर्तन, टेकरा कोट की चूड़ियाँ और कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिसका डीएनए टेस्ट सभ्यता के लोगों के बारे में जानने में मदद कर रहा है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, जो लोग अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम कितनी आय होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, लोकसभा लोअर हाउस के लिए 25 वर्ष की आय की सीमा तय है, और जबकि राज्यसभा अपर हाउस का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए, इसके अलावा उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका नाम देश के किसी भी चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में लगभग 46% से 47% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न में क्या शामिल है? तो जैन धर्म के 3 रत्न में क्या शामिल है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा पहला राइट आंसर सही हो जाएगा,
जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 3 रत्नों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, सम्यक दर्शन सही विश्वास या श्रद्धा होता है, और देखिए सम्यक ज्ञान में होता है सच्चा और पूर्ण ज्ञान होता है, और सम्यक चरित्र में होता है सही आचरण और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। और देखिए, जैन धर्म में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए 5 महाव्रत सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नैतिक सिद्धांत माने जाते हैं। इन्हें भगवान महावीर ने अधिक स्पष्ट किया था। वे 5 महाव्रत हैं। तो कौन कौन से हैं देखिएगा। देखिए, अहिंसा है। तो पहला है अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट ना पहुंचाना, तो वह अहिंसा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, हमेशा सच बोलना और क्रोध या लोभ में आकर झूठ ना बोलना, तो सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा हमेशा सच बोलना और क्रोध या लोभ में आकर झूठ ना बोलना। देखिए, अस्तेय हो जाएगा चोरी ना करना, यानी बिना अनुमति के किसी की वस्तु ना लेना हो जाएगा, अस्तेय हो जाएगा। और देखिए, अपरिग्रह हो जाएगा, तो धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं का संचय इकट्ठा ना करना हो जाएगा, तो वह अपरिग्रह हो जाएगा। और देखिए, ब्रह्मचर्य हो जाएगा 5वां, तो यह पवित्रता बनाए रखना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह 5 व्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। देखिए, पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और देखिए, पाक नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, ना कि पाकिस्तान देश के नाम पर। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले ने की थी। देखिए, सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्रों और दलितों को सामाजिक भेदभाव से मुक्त कराना और उन्हें शिक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध को उनकी शिक्षाओं और अहिंसा के मार्ग के कारण एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए, गोदावरी नदी को अपनी विशाल लंबाई और धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए हैं? तो वह हो जाएगा, अमेरिका USA से लिए गए हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य थे। देखिए, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार जीवात्मा और ब्रह्मा ईश्वर एक ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाने और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी ब्रास सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी ब्रास सिटी कहा जाता है? वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, मुरादाबाद को कहा जाता है। देखिए, मुरादाबाद अपने शानदार पीतल के काम, ब्रास वर्क और हस्तलिपि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए इसे पीतल की नगरी कहा जाता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता है देखिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, और आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास लेते रहिए। देखिए, आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अगर डेली आपने क्लास लेते रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के नायक कौन थे? तो ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के नायक कौन थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल थे। देखिए, ककोरी ट्रेन डकैती, ककोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। उनके साथ अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी भी इस घटना में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान में अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन यह हुआ था, तो असहयोग आंदोलन यह आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1930 में प्रसिद्ध दंडी मार्च और नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी इसकी शुरुआत। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया था पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो वह हो जाएगा अकबर ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही नामक एक नए धर्म मार्ग की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों के मूल तत्वों को एक साथ लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, बोध गया बिहार, यहाँ उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देखिए, सारनाथ जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और देखिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के देखिए मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कुशीनगर में। और देखिए, लुम्बिनी नेपाल में
महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत के किस राज्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गुजरात में हुआ था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध में हुई थी। यह आंदोलन पर्यावरणविदों, आदिवासियों और किसानों द्वारा बांध के निर्माण से होने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ चलाया गया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पलाश टेसू हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इसे 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, प्रयागराज में होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यूपी टेट है आपका, तो उत्तर प्रदेश से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कुंभ मेला प्रयागराज, पूर्ण नाम इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। ये मेला गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पावन संगम तट पर हर 12 साल में आयोजित होता है। तो कुंभ मेला हर साल देखिए नहीं आयोजित होता है, देखिए 12 साल के बाद आयोजित होता है, और जिसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक संगमों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देखिए, इसकी कुल लंबाई शाखाओं और उप शाखाओं सहित लगभग 12,368 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के पास बनबसा पीलीभीत के पास शारदा नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? देखिए, अभी यह क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सारनाथ में दिया था। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के जिले में किस जिले में लगता है? तो वह हो जाएगा बहराइच में लगता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सैयद सलार मेला, जिसे गाजी मियाँ का मेला भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो वह हो जाएगा अशोक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं पेपर 2 के SST, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना हाई है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है एक भी फालतू नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार और रक्तचाप को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वह हो जाएगा बौद्ध धर्म का हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन अपने जीवन कहाँ बिताए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों इनक्रिप्शन को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जेम प्रिंसेप 1837 में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो वह हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक, जो हुई थी इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो के समान एक खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम किस सुल्तान ने लागू की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण और आर्थिक स्थिरता के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित किए थे और इस प्रणाली को कड़ाई से लागू करने के लिए सहायना एवं मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने शुरू की थी। देखिए कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहां विदेशों से भी छात्र आते थे। और देखिए समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वे न केवल एक महान विजेता थे बल्कि कवि और संगीत प्रेमी भी थे। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिन्हें महान कवि कालिदास और खगोल शास्त्री वहां मीर शामिल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बतूता जो मोरक्को का यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इन बतूता जो मोरक्को का यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इन बतूता। देखिए इन बतूता मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सुल्तान ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए SST जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है,
तो सभी का एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के सेशन में से आपके कितने स्कोर बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।